केवल हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉरपोरेशन है, सरकार का निगम है जो कि पेंशन देता है, वो सिर्फ एचआरटीसी है। चाहे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, चाहे सीनियर कांग्रेस में रहा, चाहे एनएसयू में रहा, सब कुछ सुक्खू जी की देन है। कि जब मैं बाली जी से जुड़ा, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाली जी जैसा व्यक्तित्व हमें ना कभी मिला ना मिलेगा, ये पक्की बात है। जब हमने राजनीति शुरू की ना, तो हमें पता ही नहीं था कि वीरभद्र सिंह जी हैं। कांगड़ा वो जिला है जो हिमाचल में सत्ता का रुख तय करता है और माना जाता है कि यहीं से ओक ओवर का रास्ता भी प्रशस्त होता है। बेशक सुक्खू सरकार में इस जिले को 2 ही कैबिनेट की कुर्सी दी हो, लेकिन कांगड़ा में कई नेता ऐसे हैं जिन्हें बेहद अहम दायित्व दिए हैं। ऐसे ही एक नेता है अजय वर्मा, जिन्हें सरकार ने एचआरटीसी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। छात्र राजनीति से निकले वर्मा सीएम सुक्खू के करीबी भी माने जाते हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही भी, और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सबको पता है कि एचआरटीसी की हालत सुधारना, उसे वापस पटरी पर लाना बेहद मुश्किल चुनौती है। साथ ही अजय वर्मा उस कांगड़ा निर्वाचन हलके से संबंध रखते हैं जहां कांग्रेस ने पिछला चुनाव बड़े अंतर से गंवाया था, यानी कि अजय वर्मा को दोहरी चुनौती की कसौटी पर उतरना है। आज सियासतनामा में चर्चा करेंगे एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन, कांगड़ा की सियासत के चर्चित चेहरे अजय वर्मा से, और बगैर लाग लपेट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन चुनौतियों से पार पाने का उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। थैंक यू। देखिए अजय जी, बहुत बड़ा जिम्मा आपको मिला है और सुक्खू जी के आप काफ़ी निष्ठावान माने जाते हैं, सच्चे सिपाही माने जाते हैं, और शायद वो दौर भी आपने देखा होगा जब सुखविंदर जी छात्र राजनीति में होते थे। जब भी एचआरटीसी की बात होती है तो आम आदमी बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि एचआरटीसी हमारे जीवन की एक रेखा है। जिस तरह से एचआरटीसी की परिस्थितियां हम देख रहे, स्थिति हम देख रहे हैं, तो विवादों में भी कहीं ना कहीं एचआरटीसी है। आपको पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है और ये भी हम देख रहे हैं कि ये कई बार कई नेता ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एचआरटीसी लॉस में चल रही है, और इसे जाहिर भी है। क्या मर्ज है एचआरटीसी का? क्यों एचआरटीसी उस गति से नहीं चल पा रही? देखिए, आम जनता तो सफ़र कर रही है लेकिन एचआरटीसी खुद सफ़र कर रही है, तो ऐसा क्यों? देखिए, जैसा आपने बोला कि एचआरटीसी जो है हिमाचल के लोगों के जीवन रेखा है। अब हिमाचल के जब लोगों की जीवन रेखा है, तो जैसे हिमाचल के पहाड़ी राज्य में पहाड़ी मोड़ हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, तो उसी तरह से हमारी एचआरटीसी है। अब उसमें आ गई आपकी घाटे की बात। तो घाटे की बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। हमारा अब तक का लगभग 2200 करोड़ रुपए का घाटा है। लेकिन जो एचआरटीसी को जब आज से 50 साल पहले इसका ये अस्तित्व में आई, हिमाचल प्रदेश में 51th ईयर इसका चल रहा है, तो इसको बनाया इसलिए गया था कि हिमाचल में आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी लोगों के पास। रोड भी तब बहुत कम थे जी। और तब एचआरटीसी जो ट्रक टाइप बस चलती थी, उस समय थोड़ी सी बसों से फ्लीट शुरू किया गया था, और तब इसीलिए बनाया गया था इसको कि हमारे लोगों को आने जाने की सुविधा के लिए इसको बनाया जाए, क्योंकि यहाँ तब ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो तब से लेके आज तक एचआरटीसी सोशल में विश्वास रखती है, कमाई पे विश्वास नहीं रखती है। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारे जो लोग हैं वहाँ जहाँ सड़क जाती है और वो वहाँ पे 2 घर भी हैं, तो हमने अपनी बस को वहाँ पे पहुँचाया है। आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे जो फ्लीट है उसमें से 70% फ्लीट जो है वो सिर्फ गांव को जाता है। तो इसलिए हमारी वहाँ पे ईपीकेएम निकल ही नहीं पाती है। तो जब ईपीकेएम मतलब कि जो इसकी पर किलोमीटर हमारी एवरेज है वो नहीं निकल पाती है, क्योंकि गांव का किराया किसी का 50 रुपये है, किसी का 20 रुपये है। एक तो वो कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि केवल हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉरपोरेशन है, सरकार का निगम है जो कि पेंशन देता है, वो सिर्फ एचआरटीसी है। बाकी हिमाचल प्रदेश के किसी भी बोर्ड या निगम में कोई पेंशन नहीं है, वो सिर्फ पे देते हैं। और तीसरी बात, जो हमारा रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनके स्केल और गवर्नमेंट के स्केल बराबर हैं, बाकी निगमों के स्केल जो अलग हैं। अगर गवर्नमेंट कल नोटिफिकेशन करती है कि आज इतनी डीए देना है, इतना वो करना है, तो वो एचआरटीसी पे पहले से नॉर्म्स ही ऐसे चले हुए हैं कि ऑलरेडी उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है।
अब तीसरी बात यह है कि हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 कैटेगरीज को जो है वो मुफ्त में सुविधा दे रहे हैं या सब्सिडाइज दे रहे हैं। इसमें जो जैसे महिलाएं हैं उनके लिए 50% है। उसके बाद हमारे जितने गवर्नमेंट पुलिस की है उसको सिर्फ 500 रुपये महीने में कहीं पे भी वो छोटा सा मतलब लगभग फ्री है। हमारे दिव्यांग हैं उनको फ्री है और उनके साथ एक आदमी भी फ्री है। जितने हमारे 10वीं तक के बच्चे हैं उनको फ्री है और जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उसको लिमिटेड से पैसों में पास दिया जाता है। तो अब जिस कॉरपोरेशन में इतने लोग फ्री का सफ़र कर रहे हैं और वो सिर्फ सोशल इवेंट के लिए, सोशलिस्टी के लिए काम करती है, बिज़नेस नहीं करती है। तो हम लोग बिज़नेस नहीं करते हैं इसलिए हम प्रॉफिट में नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पहले से देखो तो हमने काफ़ी इसमें सुधार किया है। हमने अब सबसे पहले अपने जितने हमारी ट्रांजैक्शंस थी, हमारी टिकट्स थी, उसको हमने ई टिकट्स, ई ट्रांजैक्शन में चेंज किया, जिससे कि जो थोड़ी बहुत कंडक्टर या हमारे मुलाजिम थोड़ी बहुत चोरी भी करते थे तो सीधा हमारे अकाउंटों में पैसा आना शुरू हो गया, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। दूसरा, हमने अब विभिन्न कैटेगरीज़ के लिए एक कार्ड बना दिया। उसके 2 फ़ायदे हैं कि एक तो उस कार्ड से सिर्फ हिमाचली लोगों को बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो पहले था कि कहीं से भी, प्रदेश के बाहर से भी कोई महिला या कोई दिव्यांग आता था, उनको केवल वो अपना कार्ड दिखाना था और महिला को तो वो भी ज़रूरत नहीं थी। तो उसके हिसाब से अब हमें उसमें भी फ़ायदा होगा। और तीसरा, हमें सरकार जो हमें अनुदान देती है वो है हमारा लगभग 700 करोड़ एक साल का। तो उसमें हमें 50-60, कभी 55 करोड़ पे आता है मंथली, कभी 60 करोड़ पे आता है, तो एवरेज वही बैठती है। लेकिन हमारी 70 से 75 करोड़ रुपया जो है वो केवल हमारी पेंशन और पे है। तो उसके बाद हमारे 60-70 करोड़ के खर्चे और हैं, जिसमें डीजल है, जिसमें हमारे जो कल पुर्जे ख़राब हो जाते हैं वो है। तो ये सारी चीज़ें, टायर हैं, मेंटेनेंस है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि और हमारी जो कमाई है वो भी 70 करोड़ है। तो 70 और 60 आया, 130 करोड़ हो गया। और हमें चाहिए होता है 140-45 करोड़। पहले 150 करोड़ चाहिए होता था, पर अब हमने थोड़ा सा उसको कम किया है। पर जो वो भी हमने कैसे कम किया कि हमने जो 5-5 मिनट के रूट या 15-20 मिनट में, जैसे कोई गाड़ी हमारी चंडीगढ़ या सोलन इकट्ठी हो जाती थी शिमला में, तो हमने वो क्लब कर दी लॉन्ग रूट्स की। देखिए वर्मा जी, ये बात तो सच है कि वेलफेयर की बात हमेशा एचआरटीसी करती रही और लोगों को, आम जो लोग हैं उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब सरकार अनुदान दे रही है तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए एचआरटीसी लॉस में है, ये आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जनता को सुविधाएं मिल रही है, लेकिन जो कर्मचारी और पेंशनर हैं वो लगातार सड़कों पे आ रहे हैं। जब पेंशन 50 साल पूरे हो चुके हैं एचआरटीसी को, और ये स्थिति बदलती भी नहीं दिख रही। पेंशनर्स भी जो है अपने पेंशन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बार बार एक तरह से हम बोल देंगे कि रिक्वेस्ट उनको करना पड़ रहा है, चाहे वो जैसे मर्जी करें। तो आपको नहीं लगता कि कर्मचारियों के साथ और पेंशनर्स का थोड़ा सा अन्याय हो रहा है? आपको नहीं लगता ऐसा? देखो, मैं 1 साल से कम 2-2, 3-3 बार सभी यूनियनों से और जो हमारे रिटायरी मुलाजिम हैं उनसे भी मिला हूँ। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी आज तक की टिल टू डेट ना तो कोई पे पेंडिंग है, ना कोई पेंशन पेंडिंग है। लेकिन ये बात आपकी ज़रूर है कि हम जो पे हैं वो 10 तारीख से पहले देते हैं, वो 8 या 9 तारीख तक मिल जाती है। पेंशन हमारी 20 या 25 तारीख तक कई बार चली जाती है। उसका भी बिल्कुल जाती है, मैं तो मोस्टली नहीं, जाती ही है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हमें गवर्नमेंट से एड आती है वो आती है 7-8 तारीख के बाद। तो इसलिए हमारी वो जो पे है, पर हमारी पे शुरू से फिक्स है कि 10 से पहले देनी है 7-8 को। पेंशनर के लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि उनका 10-15 दिन बाद उनको मिलती है, क्योंकि तब तक हम उतने पैसों का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद उनको पेंशन देते हैं। पर आपको बताऊं कि हमने 250 लोगों की ऐसी पेंशन लगाई है जो पिछले 2-2.5 साल से पेंशन नहीं लगी थी उनको। तो हमने उसके लिए 150 करोड़ का लोन लिया और उनके सारे जो बत्ते हैं वो पेंशन जो है वो क्लियर कर दी। मैं एग्रीड हूँ आपकी बात से कि चलिए आपने जैसे टाइम रखा है, डेट रखी है फिक्स, ठीक है।
अब देखिए हम भी जब हम शादीशुदा नहीं थे या फिर हम जॉब करते थे शुरुआत में, हम जब शहर आए तो रेंट भी देखिए 1 तारीख को देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये देखो उलझ तो गई है, कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं, स्ट्रीमलाइन तो नहीं हमारी है। जो पेंशन है आप पीछे से देख लीजिएगा, आज आपसे 10-15 साल पहले भी चल जाइएगा तो ये 15 तारीख के बाद ही मिली है। देखिए जिस तरह से लगातार बातें निकल कर सामने आ रही है एचआरटीसी को, आपको नहीं लगता कि रोडवेज इसमें कन्वर्ट करना चाहिए? क्योंकि अन्य राज्यों में भी तो ऐसा है, क्यों हम एचआरटीसी को निगम की ज़रूरत क्यों? देखिए मैं भी आपको ये भी बताऊं कि जहाँ जहाँ रोडवेज बनी है आप उनका निकाल लीजिए, वो कामयाब नहीं हो पाई हैं। और जो हमारी कॉरपोरेशन है इसमें कमियां ज़रूर हैं जो आपने कही हैं, वो भी मैं आपको बताऊं कि हमारी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि एचआरटीसी जिस स्थिति से गुजर रही है उसके बावजूद अगर हम महीने के लास्ट तक भी अगर पेंशनों को पेंशन दे रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को पे टाइम पे दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो जब जैसे रोडवेज में जाएंगे मुझे लगता है कि वो कर्मचारियों को लगता है कि उसमें पे स्केल में या कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी होगी या फ़ायदा होगा, लेकिन सिचुएशन को अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो कॉरपोरेशन में मुझे लगता है कि कर्मचारियों को भी और प्रदेश को भी ज़्यादा फ़ायदा है। चलो ठीक है, एचआरटीसी का चैप्टर क्लोज करते हैं। देखिए अजय जी, कांगड़ा की बात करते हैं। कांगड़ा में कभी कांग्रेस के आंखों का काजल होते थे, अब वो पवन के साथ बीजेपी के हो गए हैं और स्थिति ये है कि कांग्रेस में अभी दमदार नेता कोई दिखता नहीं है। और ये बात भी अच्छी है कि सुक्खू सरकार ने 3 ऐसे लोगों को एडजस्ट किया है कांगड़ा के, इसमें एक आप है, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है और निशु मोगरा जी है, और 3 नेताओं का जिक्र अब आने लगा है कहीं ना कहीं। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप 3 नेता अपने अपने लेवल पर लोगों से मिल रहे हैं, कांगड़ा सदर की बात कर रही हो, अगर उस सीट को जिताना है तो कैसे काम करेंगे? जो डेंट लगा है पवन काजल जी का, उसको कैसे डेंटिंग पेंटिंग कैसे करेंगे? देखिए वो हमारे इस समय के विधायक हैं, वो पहले इंडिपेंडेंट जीते, उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस में जीते, तीसरी बार वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में जीते। पर उनकी पृष्ठभूमि आप अगर देखेंगे तो वो बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। अब रही कांगड़ा को जिताने की बात, तो सबसे पहले जो मेरी आदत भी है, मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ कि हमारे पास जो चेहरा है कांगड़ा में वो डिपेंड करता है। अगर हमें पार्टी द्वारा नया चेहरा दिया जाता है तो मुझे लगता नहीं कि मुश्किल बात है, क्योंकि कांगड़ा में कांग्रेस है, लेकिन जब आपको चेहरा, जैसे पिछली बार जो हमें चेहरा मिला वो लोगों को पसंद ही नहीं था। जब लोगों को पसंद नहीं है तो वर्कर जितना मर्जी जोर लगा दे वो उसको जिताना मुश्किल होता है, क्योंकि आप काकू जी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो अगर हम उस समय भी नया चेहरा देते तो शायद परिस्थितियाँ भिन्न होती। अब हम 3 लोग आपने हमें बताए, तो जिसमें आपने देखा होगा कि जो एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो पहले कह चुके हैं कि मैं कांगड़ा कोटे से नहीं हूँ। वो तेहरा को उन्होंने तो तेहरा की जनता को शुक्रगुजार उन्होंने किया था। यस। तो अब बचे हम 2, मैं स्टेट लेवल का चेयरमैन हूँ और दूसरा निशु जी हैं, वो एपीएमसी के ज़िले के चेयरमैन हैं। वो ओबीसी से हैं और मैं जनरल से हूँ। अब हमारी सीट तो ओबीसी की है। वैसे तो ओबीसी जो है वो बाकी कंस्टिट्यूंसियों से कांगड़ा में कम है। अब जो हमारी साइड की हैं, चाहे नगरोटा है, चाहे धर्मशाला है, चाहे शाहपुर है, वहाँ पे भी ओबीसी है। लेकिन जब आसपास के लोग अच्छे जनरल में लड़ रहे हैं तो कांगड़ा को कहते हैं कि यहाँ से ओबीसी लड़ाना है। तो उसमें जब हमारा अगर चेहरा अच्छा आया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम कांगड़ा जीते। तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा आप लोगों ने दिया है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप लड़ने के लिए तैयार है? देखिए मैं अपने कई इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि मैं शुरू से ही, जब से मैं आज तक मैंने सिर्फ 3 चुनाव लड़े हैं। सीआर का लड़ा वो जीता,
फिर उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी का लड़ा तब जीता, फिर प्रेसिडेंट का लड़ा कॉलेज में तब जीता, और छात्र राजनीति में ही। और उसके बाद मैंने चुनाव नहीं लड़ा। पर संगठन में कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो। शहरी अध्यक्ष, NSUI का अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, सीनियर कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, मतलब छोटे से लेकर बड़े ओहदे तक मैंने काम किया है। तो अगर सच शब्दों में मैं कहूँ तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। बाकी 99% कह रहा हूँ आपको कि मैंने चुनाव मेरा लड़ने के, अगर मैंने चुनाव लड़ना होता तो मैं उस हिसाब से काम भी करता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो जिम्मेवारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है, हमारी पार्टी ने दी है, मैं आपको इस चैनल से माध्यम से कहूँगा कि आने वाले समय में सभी लोग ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभाया है। बस मेरी इतनी इच्छा है। जी वर्मा जी, देखिए सुक्खू जी के करीबी आप माने जाते, खैर करीबी तो आप GS बाली जी के भी थे, और अक्सर हम देखते हैं कई बार आपका कभी याद आती है तो फोटो शेयर करते हैं आप। वो मेरे पिता समान थे। तो कैसा आपका मतलब कि जब वो परिवहन मंत्री थे उस टाइम पे भी आप हमेशा उनके साथ फोटोज आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी दिखती थी, तो कैसा आपका अनुभव रहा था उनके साथ, क्या क्या आपने उनसे सीखा? दो चीज़ें हैं। मैंने अपने जीवन में, मेरी राजनीति में जो शुरुआत हुई वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हुई। और आज आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे मैं CR रहा, चाहे आज चेयरमैन, इसके बीच का जितना सफ़र है, चाहे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, चाहे सीनियर कांग्रेस में रहा, चाहे NSUI में रहा, सब कुछ सुक्खू जी की देन है कि उन्होंने मुझे बनाया। लेकिन जब बाली जी से मैं जुड़ा, जब वो पहली बार विधायक बने, उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ जुड़ा, तब हम लोगों को एक जो पॉलिटिक्स में लॉबिंग होती है, अपने अपने ग्रुप्स हैं, तो सिर्फ हमें हमारे दिमाग में ये डाल दिया था कि बाली जी अच्छे नहीं हैं, बाली जी ये करते हैं, बाली जी वो करते हैं। मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूँ। अच्छा, हम भी कम उम्र के थे, लेकिन मैं आपको आज आपको बड़े इस चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं बाली जी से जुड़ा, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाली जी जैसा व्यक्तित्व हमें ना कभी मिला ना मिलेगा, ये पक्की बात है। वो अगर किसी के साथ थे तो थे, अगर किसी के साथ नहीं थे तो नहीं थे। और अपने व्यक्ति के लिए, अपने लोगों के लिए अगर उसको ज़रूरत पड़ जाए, मैं मतलब मान लो मैं अगर फ़ौरन में फंस गया हूँ कहीं पे, और बाली जी को मैंने 12 बजे फ़ोन किया, वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अपने आदमी के लिए खड़े होने की। तो ऐसे आदमी दुनिया में कहाँ मिलते हैं? इतने विजनरी थे, उनको ये पता था कि सुई कैसे बनती है और जहाज कैसे बनता है। तो ऐसे लोग दुनिया में कहाँ मिलते हैं? और उन्होंने, ऐसा नहीं है, लोगों को लग रहा होगा कि वो एकदम से राजनीति में आए, उठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की। उनके साथ जो काम करते थे ना लोग, जैसे हम लोग भी, हमें दिन या रात का पता नहीं होता था। काम मतलब उनके जीवन का एक ही सपना था कि काम करना है, हार्ड वर्क। इसीलिए वो इतनी जल्दी उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। ऐसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम लीडर हैं, और मैं हैरान हूँ कि उनके इतने दोस्त थे, वो दोस्त ऐसे कि मतलब जान चली जाए पर दोस्त ना जाए। तो ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं? उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और मेरे राजनीतिक सफ़र जो था वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ हुआ, और उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ। ये भी जानना चाहूँगी, देखिए जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो वीरभद्र सिंह जी को आज भी याद किया जाता है। तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कभी उनके साथ काम करने का मौका आपको मिला? नहीं, देखो, जब हमने राजनीति शुरू की ना, तो हमें पता ही नहीं था कि वीरभद्र सिंह जी हैं हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। क्योंकि छात्र राजनीति शायद आपने की नहीं होगी, पर देखी जरूर होगी। हमें तो ये पता था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सब कुछ है उस समय। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और वीरभद्र जी का थोड़ा बहुत आपस में गैप रहा, वैचारिक। हाँ जी। तो इस वजह से मेरा शायद सौभाग्य ना रहा हो कि मैं वीरभद्र सिंह जी के साथ
2-3 बार के अलावा ज़्यादा मिला ही नहीं। तो अच्छा, ना मैंने उनके साथ कभी काम किया, ना ऐसा कभी होता मैंने भी किया। है, जो ऐसा देखा भी है जो सुक्खू जी के साथ थे वो वहाँ उनके साथ नहीं होते थे, मोस्टली हमने ऐसा आप देखा। एक चीज़ समझिए कि जब हमें, मैं कह रहा हूँ कि हमने जब राजनीतिक शुरुआत की, हम बहुत छोटे थे और तब आप, अब जो भी राजनीति में होगा ना उसको कोई लेना देना नहीं होता है, जी, वो अपने आप को समझता है कि मैं ही बड़ा मैं हूँ। ही मैं हूँ। खुद इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको। जब हम कॉलेज में थे तो हमारा कॉलेज डीएवी कॉलेज था और जो हिमाचल का इकलौता कॉलेज था जिसका पूरे हिमाचल में नाम था, और हर ज़िले का, हर छोटे से गांव का लोग वहाँ पे पढ़ते थे। तो हम तो समझते कि हमारे से बड़ा है ही कोई नहीं, जो हमारे में एक मिथ्या थी। तो जब कॉलेज लाइफ से बाहर निकले तब पता चला कि सरकार भी कोई चीज़ होती है। बच्चों को आप बोलोगे कि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं या वीरभद्र जी हैं, होगा। तो ये बात थी, तो हमें, क्योंकि हमारे वहाँ पे अगर कोई लेक्चर देने आता था या हमें टिकट लेनी होती तो हम सुक्खू जी के पास जाते थे। तो हमें लगता था कि शायद यही बॉस होते होने, और तब हमें ये भी नहीं शायद पता था +1 में तो कि एनएसयूआई इज़ अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हैं तो पता चलता है। तो इसीलिए हो सकता है शायद कहीं ना कहीं वो गैप रहा होगा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब दोबारा वो सत्ता में आए तो हमें लोगों को, जब हम बड़े हो गए तो रैलियों में जाना पड़ता था, तो वीरभद्र सिंह जी को सुनते थे। वो हिमाचल प्रदेश की शान थे और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व भी बहुत कम होते हैं। जी, आपसे आखिरी सवाल वर्मा जी, देखिए सुक्खू जी के करीब तो आप है ही, और ऐसा हमने सुना है कि सीएम साहब अपने बंदों की सुनते हैं। तो कभी बातचीत होती होगी, कांगड़ा को लेकर बात होती होगी, 2 मंत्री पद मिला है और 1 पद अभी भी खाली है और सरकार देखिए चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि जस्टिस नहीं हो पाया कांगड़ा के साथ? आपको नहीं लगता कि तरजीह जो मिलनी चाहिए थी वो कांगड़ा को नहीं मिल पाई? देखिए, ये तो पब्लिक ओपिनियन अलग चीज़ है और मीडिया ओपिनियन अलग चीज़ है। पर मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे तो बीजेपी में 3 मंत्री थे, उससे पीछे जाओगे कांग्रेस गवर्नमेंट में तब भी 3 मंत्री थे जिला से, लेकिन उसके बावजूद भी वो तीनों हारे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ये मंत्री वाला पैमाना तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी सीट को जीतने के लिए या उस ज़िले को जीतने के लिए ज़रूरी है। मंत्री जो होता है वो अगर प्रदेश के लिए लड़े तब तो अच्छी बात है, जैसे पुराने लोग थे, बाली जी थे, कौल सिंह जी थे। लेकिन अगर मंत्री सीमित है तो उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है उन्होंने जो आप अच्छे पीछे जाइएगा तो अगर 2 मंत्री थे तो हमारे पास सीपीएस भी थे। अब आप 2 मंत्री तो देख रहे हैं, लेकिन आपने अभी खुद ही कहा कि जानू जी कैबिनेट रैंक में है, भवानी जी कैबिनेट रैंक में है, तो उस हिसाब से हमारे 4 मंत्री हो गए और चेयरमैन कांगड़ा में जिला में ही कम से कम 5 होंगे। तो कहीं ना कहीं उस जिला को उन्होंने सींचा है और खुद देहरा से उनकी धर्मपत्नी जी विधायक हैं, तो नुदौन भी एक बिल्कुल बॉर्डर है कांगड़ा का। मुझे नहीं लगता कि मंत्री, और वैसे भी ये जो लेवल है बड़ा ऊपर का है, हमें इस विषय में ना तो पूछा जाता है ना तो सलाह ली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता, एक यंग मंत्री है हमारे पास और एक बुजुर्ग मंत्री है, तो उन्होंने उस तालमेल को बिठाया। अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो कांगड़ा युवा मंत्रियों से है। भवानी जी युवा है। आपने बुजुर्ग का नाम छेड़ लिया तो चलो एक सवाल और आता है, अगली बार ये सवाल करेंगे। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि एचआरटीसी बहुत जल्द अपने मर्ज की ये जो बीमारी है उसका कोई सॉल्यूशन लेकर आए, और उम्मीद ये भी करेंगे कि कांगड़ा का अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले शायद आपको मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।